బాక్ న్యూస్ నాంపల్లిలో టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రోడ్ షో కొనసాగుతోంది. లైవ్ చూద్దాం. कहने लगे टीआरएस पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है और फिर मोदी साहब आए एलबी स्टेडियम यहीं पे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है, शायद बगल में है क्या, तो वहां पे आए एलबी स्टेडियम में बहुत कुछ बोल गए, फिर बोलने लगे ये तो कांग्रेस के बी टीम है। भाइयों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों की साजिश है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, टीआरएस पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश, किसी और का सबऑर्डिनेट बताने की कोशिश। आज ना तो हम बीजेपी के बी टीम है ना तो हम कांग्रेस के बी टीम है। अगर हम कुछ है तो तेलंगाना आवाम के ये टीम है, ट्रू टीम है, ये बात मैं आपको बताता हूं। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूं, पिछले 18-19 सालों में जब से तेलंगाना राष्ट्र समिति का आगाज हुआ, बहुत सारे कोशिशें किए गए, बहुत सारे लोग ने कोशिश किया कि इस पार्टी को किसी भी तरह बंद करा दें, किसी भी तरह दबा दें, पर हमने एक ही चीज में विश्वास रखा, जैसे केसीआर साहब हमेशा कहते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शमा क्या बुझे जिसकी रोशनी खुद खुदा उसको जिसकी रोशन खुदा करे। मेरी उर्दू कमजोर है, माफी चाहता हूं, मेरी उर्दू कमजोर है, माफी चाहता हूं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, पिछले 5 सालों में केसीआर साहब को जब आपने मौका दिया, किस कदर उन्होंने हुकूमत चलाई, किस कदर गरीबों की मदद की, आप ही के आंखों के सामने है। केसीआर साहब ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हर इंसान चाहे कोई भी मजहब का हो, एक ही बात चाहता है कि हमारी बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, वो आगे जाके हमसे खुश रहे, हमसे ज्यादा खुश रहे, हमसे ज्यादा मजबूत रहे, हमसे ज्यादा तंदुरुस्त रहे, यही चाहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो। इसलिए वो ये मान के चलते हैं कि हमारी बच्चों की भलाई अगर किसी चीज में है तो तालीम में है, तालीम से ताकत मिलती है। इसलिए आज 206 स्कूलों की, रेसिडेंशियल स्कूलों की आगाज किया गया केसीआर साहब के लीडरशिप में, जिसमें आज 60,000 से ज्यादा माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं। कुल मिला के पूरे तेलंगाना रियासत में 600 से ज्यादा स्कूल आज एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटियों के लिए आज खुले गए, जिसमें आज 2,60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे और बच्ची पे 1 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसके जरिए आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जाता है। हर वो चीज वो बच्चे को जो चाहिए उसमें दिया जाता है, ताकि उनकी काबिलियत बढ़े और दुनिया से मुकाबला करने की ताकत उनको मिले। इसलिए भाइयों, जैसे अभी मिराज साहब कह रहे थे, आज अगर अपनी बजट की बात हो तो कुल मिला के 2004 से 14 तक 10 साल जब कांग्रेस की हुकूमत थी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, 23 जिलाओं में उस दिन 10 सालों में 2000 करोड़ की बजट थी, पर पिछले 4 सालों में 10 जिला वाले तेलंगाना में 6,700 करोड़ बजट 4 सालों में दिया गया और 2019 के 18-19 में 2000 करोड़ बजट फिर से दिया गया। तो इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है किसके दिल में हमारे भाइयों के लिए हमदर्दी है, किन के दिल में आज हमारी देखभाल के लिए एक अच्छी सोच है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, एक मर्तबा सोचिए आज देश का क्या माहौल है। इस देश में आज 5 साल पहले मोदी साहब को वन साइडेड मेजॉरिटी मिल गया, 2080 सीट मिल गए उनको, किसी की जरूरत नहीं थी, पर आज मोदी साहब की मीटर डाउन हो गई। 5 साल के बाद मोदी साहब की कोई हवा आज देश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। 150-160 से ज्यादा सीट उनको नहीं मिलना है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब के लीडरशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई, उनको 100 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसलिए भाइयों मैं कहता हूं, कल जाके एक एक एमपी सीट बहुत अहम बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं इंशाअल्लाह 16 सीट टीआरएस और 1 सीट हमारे असद भाई जीत के 17 सीटों के साथ कल तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी कि लाल किले पे कौन झंडा लहराएगा। ये तय करने वाला कोई और नहीं, आप रहेंगे, मल्लेपल्ली वाले आप रहेंगे। मैं कहता हूं दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं 5 साल पहले मोदी साहब जब आए, बोले कि मैं चाय वाला हूं, चाय पे चर्चा हो जाए। कहा उन्होंने कि मैं गरीब फैमिली से हूं, मैं दर्द समझता हूं गरीबों का, इसीलिए मौका दीजिए। देश ने मौका दिया, मुल्क ने मौका दिया, मुल्क की आवाम ने मौका दिया। 5 साल बाद
आज मोदी साहब को प्रमोशन मिल गया, चाय वाले से चौकीदार बन गए। 5 साल बाद फिर क्या बनेंगे किसी को नहीं मालूम। आज एक बार आप सोचिए, मोदी साहब अपने आप को चौकीदार मानते हैं, अपने आप को चौकीदार पुकारते हैं, अपने आप को चौकीदार बुलाते हैं। और दूसरे एक शख्स हैं राहुल गांधी साहब, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ठेका है इस देश पे। उनको ये लगता है क्योंकि उनकी नानी ने, उनके पिताजी ने, उनके अम्मी ने, हर किसी ने इस देश को चलाया। उनको लगता है कि इस देश पे उनका ठेका है, अपने आप को ठेकेदार मानते हैं। तो एक चौकीदार है एक तरफ, दूसरे तरफ ठेकेदार है। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहिए इस देश के आम शहरी को, एक चौकीदार या एक ठेकेदार? मैं तो कहता हूं भाइयों, अगर मुझसे पूछो तो आज अगर कोई चाहिए इस देश को तो एक जोरदार, एक दमदार, एक असरदार, एक वफादार, एक ईमानदार और एक जिम्मेदार लीडर की जरूरत है। केसीआर साहब जैसे लीडर की सख्त जरूरत है। आज आप एक बार सोचिए, पिछले 5 सालों में जब मुल्क ने मौका दिया मोदी साहब को, किया क्या उन्होंने? कहा उन्होंने कि जरूर हम देंगे 2 करोड़ मुलाजिमात हर साल, कुल मिला के 5 सालों में 10 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, मोदी साहब ने कहा था। उन्होंने ये बात, एक और बात भी कहा था, जरूर गरीब को 15 लाख रुपया अकाउंट में डाल देंगे। जब बड़े नोट रद्द किए गए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपया काला धन निकालेंगे, ब्लैक मनी निकालेंगे, गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किसी को मिला 15 लाख इस मुल्क में? आज किसी को नहीं मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आज मोदी साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 5 साल बाद लोगों के पास कुछ बताने के लिए कि मैंने ये किया, फलाना किया, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए फिर बात हो जाती है हिंदू मुस्लिम की, बात हो जाती है मंदिर मस्जिद की, बात आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की। मैं तो कहता हूं भाइयों, देख लो, सरहद पे अगर कोई तनाव है तो जरूर हिंदुस्तान में कोई चुनाव है, ये बात आज पक्का है। आज देखिए आप, बार बार यही होता है कि कुछ भी करके लोगों को जज्बाती बना दो और कुछ भी करके फिर कोई नया चीज ला दो लोगों के सामने, गुमराह करो और फिर वोट दला लो, जीत जाओ, फिर गद्दी पे बैठ जाओ। यही उनका रवैया, यही उनका साजिश है। मैं तमाम लोगों से, आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 5 साल अगर हमसे पूछे कोई कि केसीआर साहब की हुकूमत ने क्या किया, मैं 1 घंटे तक एक तकरीर दे सकता हूं। मिशन भगीरथ, मिशन काकतीय, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आज हैदराबाद शहर में 24 घंटा बिजली, एलईडी लाइट, बहुत कुछ कह सकता हूं मैं। पानी की सहूलत बेहतर हुई, बहुत कुछ कह सकता हूं। आज मोदी साहब से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बार बार आके आज लोगों को एक जज्बाती बनाने की कोशिश, उकसाने की कोशिश बार बार करते हैं। సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు నుంచి గతంలో మీరు 5 ఏళ్ల కిందట బండారు దత్తాత్రేయ గారిని గెలిపించారు. బీజేపీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఆనాడు గెలిపించారు. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. 5 ఏళ్ల కింద గెలిచిన దత్తాత్రేయ గారు 1 సంవత్సరం మంత్రిగా ఉన్నారు. తర్వాత 4 ఏళ్లు ఆయనను తీసి పక్కకు పెట్టినారు. ఎందుకు తీసినారో కూడా చెప్పలేదు. మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. 80 మంది మంత్రులుండే కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఒక్కరంటే ఒక్కరు దొరకలేదు నరేంద్ర మోడీ గారికి. ఒక్క మనిషి దొరకలేదు, కాబిల్ మనిషి తెలంగాణ నుంచి మంత్రివర్గంలో పెట్టేందుకు. మరి మా ఆయన మంత్రివర్గంలో మనకు చోటు ఇయ్యని మోడీ గారికి మనం సికింద్రాబాద్లో ఓటేద్దామా ఆలోచించండి. మా అక్క చెల్లెలతో నేను కోరుతా ఉన్నా, 5 ఏళ్ళు అయింది బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చి. మమ్మల్ని అడగండి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అని మీరు అడిగితే మేము 100 పనులు చెప్పగలుగుతాం. పేదలకు సన్నబియ్యం కానీ, ఆసరా పెన్షన్లు కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ, హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కానీ, హైదరాబాద్లో ఈ ఎల్ఈడి లైట్లు పెట్టడం కానీ, వాటర్ సప్లై మెరుగుపరచడం కానీ, ఇగో ఈ సీసీ కెమెరాలు 10 లక్షల సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేసింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. 5 ఏళ్లలో మోడీ గారి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందయ్యా అంటే చెప్పేందుకు ఏమీ లేదు. ఈరోజు మన నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే 6 నుంచి 9 నెలల కాలంలో మీకు అప్పజెప్పే బాధ్యత కూడా మాది. నమ్మకం ఉంచండి. ఏ నమ్మకంతోనైతే రెండోసారి కేసీఆర్ గారిని గెలిపించారో ఆ నమ్మకం ఉంచండి. తప్పకుండా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునే బాధ్యత మాది. కానీ ఒక్క మాట ఆలోచించండి. మొన్న వచ్చినారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎల్బీ స్టేడియంకి.
వచ్చి ఆయన అంటారు కేసీఆర్ గారు యాగాలు చేస్తాడు, కేసీఆర్ గారు జ్యోతిష్యులను నమ్ముతాడు, కేసీఆర్ గారు దేవుణ్ణి నమ్ముతాడు. నేను అడుగుతున్నా, కేసీఆర్ దేవుని నమ్మితే నీకేం బాధ అవుతున్నది? ప్రతి ఒక్కరు ఒక దేవుని నమ్ముతారు. హిందువులు ఒక దేవుని నమ్మొచ్చు, ముస్లింలు ఇంకో దేవుని నమ్మొచ్చు, సిక్కులోళ్ళు ఇంకో దేవుని నమ్మొచ్చు, క్రిస్టియన్లు ఇంకో దేవుని నమ్మొచ్చు. కానీ విషయం ఏంది అంటే అల్టిమేట్గా ఏదో ఒక దేవుని నమ్ముతారు. బీజేపీ లెక్క ఎలక్షన్లప్పుడు మాత్రమే దేవుడు గుర్తురాడు మాకు. బీజేపీ వాళ్ళకు రాముడు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు? ఎలక్షన్ రాగానే యాదికి వస్తాడు. రామ మందిరం యాదికి వచ్చేది, మందిరము మసీద్ అనేది గుర్తొచ్చేది ఎలక్షన్లు అప్పుడే. ఎలక్షన్ లేనప్పుడు రాముడు రాడు, హనుమంతుడు రాడు, ఏ దేవుడు రాడు. మిగతా టైంలో మాత్రం ఏముండదు. ఈరోజు వచ్చి మళ్ళా మందిర్ మసీదు, హిందూ ముస్లిము, ఇండియా పాకిస్తాన్. దయచేసి ఈ ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి చిచ్చు పెట్టి ఆ చిచ్చులో మళ్ళీ చలిగాచుకునేటోళ్లకు బుద్ధి చెప్పండి. ఒక ఆయన అంటున్నాడు 71 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని వాళ్ళే ఏలిన తర్వాత జాతీయ పార్టీలతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమంటాడు. ఈ 71 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని ఏలింది ఎవరు? ఈ రెండు పార్టీలు కాదా? కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాదా? 71 సంవత్సరాలు వాళ్ళే నడిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు మన ముందుకొచ్చి ఈరోజు అదే రకమైన మాట మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది ఎంతవరకు మంచిది? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటులో మరి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏ పార్టీ అయినా जिसका भी सिकंदराबाद पार्लियामेंट पे इससे पहले आपने झंडा लहराया, उनका दिल्ली में हमेशा हुकूमत रहा. कल मेरा तो पूरा यकीन है टीआरएस पार्टी के यहाँ जीतने पे 16 सीट यहाँ पे और एक हमारे हैदराबाद में असद भाई जीतने से 17 सीटों के साथ मैं तो कहता हूँ एक सेंटिमेंट जो पहले से खाए हैं मैं कि सिकंदराबाद में जो भी जीतता है उनका दिल्ली में भी हुकूमत चलेगी. कल ये भी हो सकता है इंशाल्लाह कि हमारी भी वहां पे झंडा लहराने का कोई एक मौका वहां पे भी मिल सकता है. मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोई एक शख्स कहता है क्या करेंगे केसीआर साहब 16 सीटों के साथ. मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, केसीआर साहब ऐसे दमदार लीडर हैं, 2 एमपीज के साथ उन्होंने तेलंगाना रियासत बनवा लिया, एक दबाव बनाया दिल्ली पे, तो कल 16 सीटों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. आज देश का माहौल देखिए आप, हिंदुस्तान में आज दिल्ली में आज एक माहौल है, जिनके पास नंबर है एमपी का उनका बात चलता है, जिसका लाठी उसका भैंस वाला हालचाल आज दिल्ली में है. इसलिए जो भी रेलवे मिनिस्टर है उनके यहाँ रेल जाते हैं. रेलवे मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी जी बनती हैं तो सारे रेलगाड़ी और मालगाड़ी बंगाल चले जाते हैं. लालू प्रसाद यादव साहब रेलवे मिनिस्टर बनते हैं तो सारे रेलगाड़ी मालगाड़ी बिहार चले जाते हैं. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब बने वजीर आजम तो एक बुलेट रेल का आगाज किया गया. कहां गया बुलेट रेल? गुजरात निकल गया. हैदराबाद का मुंह तक नहीं देखा, नामपल्ली तो बिल्कुल आया ही नहीं. तो मैं भाइयों आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर कल दिल्ली में अगर हमारी बात को चलना है, दिल्ली अगर हमारे इशारों पे अगर चलना है तो जरूर यहां पे 16 सीटों पे आप टीआरएस को जिताइए. और एक सीट तो हैदराबाद असद भाई कैसे ही जीत लेंगे तो मालूम है मेरे को और आपको भी मालूम है. इसलिए मैं कहता हूं कि 16 सीटों के साथ जरूर कल दिल्ली में एक हमारी बहुत डिसाइसिव रोल होगी, जिसके वजह से हमें हमारे स्टेट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट, जैसे अभी जाफर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, आज ना सिर्फ नामपल्ली में बल्कि पूरा कोर सिटी में आज 14,000 करोड़ रुपयों के साथ पूरा ड्रेनेज सिस्टम का सुधार करना है, एक मास्टर सीवरेज प्लान बनाना है. आज 56 किलोमीटर मेट्रो चालू हो गई, नामपल्ली वाला भी लाइन चालू हो गया, ओल्ड सिटी में भी ले जाना है. मैं तो कहता हूं इसको 150 किलोमीटर बनाना है. अगर 150 किलोमीटर मेट्रो कल बनाना है और हैदराबाद में मास्टर सीवरेज प्लान करके पूरी तरह से दिल्ली से भी फंड लाना है तो दिल्ली में हमारी आवाज जरूरी है. दिल्ली में कांग्रेस एमपी या बीजेपी एमपी जीतेंगे वो दिल्ली के गुलाम बन के रहेंगे, पर टीआरएस और एमआईएम के एमपी लड़ेंगे और लड़के नुमाइंदगी करके वहां से दिल्ली से जरूर फंड भी लाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अहम भूमिका निभा के वहां से जितने फंड हमारे तेलंगाना रियासत को लाना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूर लड़के जिद्दोजहद करके जरूर लाएंगे, ये मैं कहता हूं. आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज इस मुल्क को एक अहम फैसला लेना है कि कैसे लीडर हमें चाहिए. आज एक चौकीदार या एक ठेकेदार या केसीआर जैसे जिम्मेदार लीडर की
आज इस मुल्क को जरूरत है। आप एक बार सोचिए। इसलिए अप्रैल 11 के दिन, जैसे जाफर भाई कह रहे थे और प्रभाकर साहब भी कह रहे थे, 11 अप्रैल के दिन बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि समर है, क्योंकि आज समर है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए मैं कहता हूं सुबह सुबह निकलिए और लाइन में लग जाइए। जल्द से जल्द जितना बड़ा यहां पे वोटिंग होगा नामपल्ली में, उतना ही बड़ी तादाद से हमारे भाई तलसानी साई किरण यादव जीतेंगे। गली में आपका खिदमत करेंगे, दिल्ली में तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करेंगे। ये बात कहते हुए మా అక్క చెల్లెలందరూ ఒక మాట నేను అడగాల మీకు, ఒక మాట మీకు యాద్ చేయాలి, ఒక మాట యాద్ చేయాలి. ఆగా తొందరపడకు. కరెంట్ వచ్చింది, నీళ్ళు వచ్చినాయి, నీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా నీకు వస్తాయి, రంది పెట్టుకోకు. వస్తాయి. పెళ్లి కాగానే తెల్లారికి అన్ని అయిపో, కొద్దిగా టైం పడుతుంది. కొత్త సంసారం బిడ్డ ఉట్టాలంటే కూడా 9 నెలలు పడుతుంది. కొద్దిగా ఆగు, టైం పడుతుంది, తప్పకుండా వస్తాయి. నమ్మకం ఉంచు తల్లి, టెన్షన్ పడకు. ఎప్పటికి నాకే ఓట, అంత మాట అన్నావు చాలు. కేసీఆర్ మీద నమ్మకం ఉంచు, మంచి నాయకుడు, పేదవాళ్ళ పక్షపాతి, గెలిపించు. తప్పకుండా నీ మాట నిలబెట్టే జిమ్మేదారి నాది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే